आप लोग, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज सीटेट का एग्ज़ाम था और हम लोग जो है 8 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो है सोशल साइंस का ऑल क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अभी सीडीपी और सोशल साइंस का आंसर की आप लोगों को मिलवा दूंगी। अगर आप कहीं और से भी मिलाए हैं तो हमारे चैनल पे जरूर एक बार आप मिलाएं। यहाँ से आपका एक्यूरेसी जो होगा आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम से पहले आप कितने क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए आप लोगों को जो है मैं आंसर मिलवा देती हूँ और यहाँ से आप लोग जो है पेन से आप अपने जो मिला हुआ आपका क्वेश्चन वगैरह तो उस पर आप अपना मैच करेंगे, ठीक है। ये जो सेट है ये जे है, ठीक है, ये जे है, तो जिनका जे है वो तो हूबहू मिलाएंगे और जिनका जे नहीं है तो थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन करके पढ़ के अपना क्वेश्चन और तब इसका आंसर मिलाएंगे इत्मीनान से, ठीक है। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये सीडीपी का जो है आपका पहला सवाल है और ये जो है सीटेट में ऐसे सवाल जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब फेवरेट तरीका है सीटेट का पूछने का ये पैटर्न, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहले अभी कथन दिया है आपका, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण है कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है कि शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास, तो ये दोनों जो होगा सही होगा, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आपका आंसर चला जाएगा पहले के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर होगा। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए हमने क्लास में भी बताया था, हम अपने ऑफलाइन क्लास में, कि आप लोग जीन प्याजे को तो जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है, कि यहाँ से तो 100% सवाल है कि आएगा ही आएगा, और जो पढ़ के गए होंगे वो अपना सही आंसर लेके भी आए होंगे, ठीक है। तो जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कौन सा हो जाएगा, तो इसमें 4 आंसर जो लगाए होंगे उनका सही होगा, यदि किसी स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर। इसमें अभी कथन है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। कारण है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से जो है होता है। तो अब बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा दोनों गलत होगा। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय प्रक्रिया तो होती नहीं है और इसमें बचना चाहिए वो भी निगेटिव है, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए, चौथा सवाल है कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है तो क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो है वृद्धि में तेजी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर सवाल है आपका। अभिकथन है मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। इसका कारण है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को क्या करती है, दर्शाती है। तो इसका आंसर जो होगा आपका किसके साथ चला जाएगा, 5 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 1। दोनों क्या है, सही है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 देखिए इस टाइप के हमने अपने क्लास में, ऑफलाइन वाले क्लास में जो कर रहे थे उसको हमेशा हमने सभी स्टूडेंट को ये बताया था कि आप माइंड सेट करके जाइए कि आपको अभी कथन और कारण वाले सवाल हमेशा पूछेंगे और पूछा ही है, ठीक है। मतलब सीटेट के एग्जाम में देखा जाए तो ये फेवरेट है उन लोगों का ऐसे सवाल पूछने का तरीका, ठीक है। और हम भी इसके फैन है एकदम पूछने के तरीके के, मस्त आप लोगों का एग्जाम लेता है। चलिए, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। कहता है अभिकथन है माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो करना चाहिए, सही है।
कारण बता रहा है कि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि क्रिया को सुनिश्चित करती है। तो ये भी बात क्या है, सही है और इसकी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। नहीं है पूछा है, ठीक है, तो नहीं है में क्या हम लोग कर सकते हैं, तो कहता है प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो अनदेखा करना तो भाई वैसे भी निगेटिव होता है, ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, कहता है पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में जो है किस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, कब सीखते हैं जब, तो इसमें से आपको ऑप्शन देना है, तो इसके ऑप्शन चला जाएगा आपका आंसर 4 के साथ। इसमें है कि उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल है आपका कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अहंकार की नैतिकता। छोटे बच्चों को क्या होता है कि हमें आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम ही चाहिए, सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन चला जाएगा। देखिए बहुत डिटेल में इसको नहीं जा रहे हैं, अगर डिटेल में आपको आंसर चाहिए इसका तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, बाद में जो है इसका डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 11 नंबर, इसमें है अभिकथन विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है और इसका कारण है कि विविधता परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने की क्षमता में क्या करता है, बाधा डालता है। तो अब इसमें कौन सा आंसर हम लोग देंगे, तो ये आंसर आपका 3 के साथ चला जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, बाधा नहीं डालता है तो ऐसे ही नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां है। तो इसके बारे में भी जरूर पढ़े होइएगा। अब देखिए इसमें विभेदीकरण निर्देश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मानकीकृत पाठाचार्य, तो ये हटा दिया जाए बी, तो ये बी हट जाएगा, बी इसमें भी हट जाएगा, तो ए और सी हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं और विभेदित निर्देश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, कहता है बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है या बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, या फिर बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, अगर बाहरी रूप से प्रेरित नहीं होंगे तो क्या नहीं सीखेंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये नियंत्रित वगैरह तो होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर में लाइए। अब देखिए जो ऑफलाइन में मेरे से पढ़े हैं क्लास, उन लोगों को तो पूरा सही होना चाहिए, ठीक है, और आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और कल आइए क्लास और तब देखा जाएगा कि इनका कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए 14 नंबर सवाल का आपका जो है आंसर 1 हो जाएगा। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी है, तो अनुभाविक और कलन विधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 15 नंबर सवाल कहता है एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर जो है विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होगा आंसर 3 हो जाएगा इसका। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग स्तर पर पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब 16 का देखिएगा, पढ़ने में प्रवाह की कमी। अब इतना भी आप पढ़ेंगे तो आपका आंसर पहला के साथ चला जाएगा, इसमें तो बहुत माथा पेची है नहीं। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? अब कभी भी डर होगा, डर रहेगा, एकदम डंडा लेके मास्टर बैठ जाए और पढ़ाए तो पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। हाँ, अगर मम्मी अपना चप्पल लेके बैठ जाए तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है वो अलग बात है, लेकिन डंडे के डर पे कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, वो सिर्फ दिखावा कर सकता है। तो बी ऑप्शन हटाएंगे, यहाँ से हटाइए, यहाँ से। और ये तरीका हमेशा क्लास में बताया है आप लोगों को कि जो एक गलत है तो उसको ऑप्शन में पहले ढूंढ के हटा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 18 नंबर सवाल में कहते हैं, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिएगा, नई जानकारी सीखते समय बच्चे के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो कौन सी एक सहायक रणनीति इसमें जो है आपका हो जाएगा? चलिए, तो इसमें आपका आंसर पुट में देना है। तो देखिए, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना। सही बात है कि अगर जानकारी हो तो उसको, जानकारी दिया हुआ है तो एक बार ना समझ में आए तो 2 बार भी पढ़ेंगे, 3 बार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से पढ़ना, ये तो होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो बी भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो है कहता है समझने का नाटक करना तो निगेटिव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से हटाइए, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, तो कौन बचेगा? आपका 1 बचेगा। देखिए, जो तरीका आप लोगों को क्लास में बताए थे कि ऐसे ऐसे टर्मिनेट करना है पुट वाले में, तो वो इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए होइएगा उनको बहुत आराम से इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। 20 नंबर सवाल है, एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? तो किस पर केंद्रित होगी? तो सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील रूप में दिखाया जाता है। ये आपका अभिकथन है। ठीक, और अभिकथन है तो कारण भी आएगा। ठीक, कारण इसका बताया जा रहा है कि स्कूल और पाठाचार्य जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। तो स्कूल वगैरह तो सेकेंडरी आपका है ही। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ठीक है, और ये जो है इसका सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्यानात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो ये तो सही बात है। कहता है कारण बताया गया है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो ये भी बात क्या है? सही है, दोनों सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाएंगे? 2 के साथ। ठीक है, चलो 23 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है?
जो समकक्षी होते हैं, ठीक है, सहपाठी होते हैं, उनकी क्या भूमिका है समकक्षियों की। तो कहता है इसमें बचपन की तुलना में किशोरा अवस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बचपन में तो कम पड़ा, लेकिन आप जब किशोरावस्था में आएंगे तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, कहता है सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। मतलब इसमें गलत आपको बताना है। तो गलत तो ये आपको सीधा दिख रहा है, बाधा डालना, ठीक है, तो नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, अब कब सीखना जो है सुगम होगा इसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ दिया है कि कार्य असंगत अव्यवस्थित है, तो निगेटिव है। शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित कभी एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रित, पृथक भी नहीं होना चाहिए, तो ये तो निगेटिव खाली छांट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, इसमें अभी कथन दिया है, हालांकि लंबाई शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बात भी क्या है, सही है कि हमें जो है कद काठी ये सब रंग रूप जो है आनुवंशिक रूप से भी माँ बाप से मिलता है, लेकिन उसको व्यायाम वगैरह से भी उसमें फर्क पड़ता है। तो ये भी क्या है, आपका अभी कथन सही है। कारण इसमें है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर अंतर क्रिया का विकास पर प्रभाव डालता है। क्लास में भी आप लोगों को बताए थे इसके बारे में, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि ये दोनों में कौन अच्छा है, किसको अगर आपको 10 में 10 देना होगा तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये अंतर क्रिया का विकास पर प्रभाव डालता है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिएगा, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए, तो ये आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन, अब देखिए पढ़िए, अधिगम के लक्ष्य में होना चाहिए, सहायता के प्रावधान में होना चाहिए, कहता है शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में होना चाहिए, मूल्यांकन में होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है। तो नहीं आती है ये आपको बताना है। तरक दृष्टिहीनता है ही, श्रवण में कठिनाई ये भी होता है, दृष्टि आंशिक हानि ये भी होता है, तो कौन नहीं आएगा इसमें, लेखन वैकल्य, ठीक है, लेखन वैकल्य नहीं आएगा। चलिए 29 नंबर सवाल, अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश जो है करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने का, ठीक है। चलिए और ये आपका तीसवा नंबर सवाल है, और ये आपका सीडीपी का जो है ये लास्ट सवाल है, ठीक है। इसमें है वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीडीपी का जो है 30 का 30 सवाल जो है आप लोग अपना मिला लीजिएगा, और इसमें जहाँ तक हम देख रहे हैं सारे चीजें आप लोगों के सिलेबस से आया हुआ है, जितना हमने आपको पढ़ाया है उसी से है, एक भी क्वेश्चन जो है बाहरी नहीं है। तो जो जो मेरे से पढ़े हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, वो जो है अच्छे से मिलाइए, और आप लोग कल आइए यहाँ पे, बताइए किनका कितना कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और कमेंट में अपना नंबर भी बताइए कि कितना कितना मार्क्स आपका आया है, वो सारे मार्क्स आप लोग कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सोशल साइंस को मिलवाते हैं, ठीक है, और सोशल साइंस अब देखते हैं कि उसमें कितने स्कोर, ठीक है। तो चलिए अब सोशल साइंस का भी मिलाते हैं, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है जिनका जे सेट है, ठीक है, वो तो हूबहू मिलाएंगे,
सेम टू सेम लाइन बाय लाइन मिला लेंगे। और जिनका जे सेट नहीं है, दूसरा सेट है, तो वो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ के मिलाना है, क्योंकि ऑप्शन भी आपका आगे पीछे होगा उसमें, ठीक है, ऊपर नीचे। तो अब चलिए, इतना तो है कि आपका जो सवाल सब है बहुत मस्त है, ठीक है, मतलब कहा जाए तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे लेवल पे होता है। कहने का मतलब जो सीटेट क्वालिफाई कर गया तो हमारे नज़र में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जाता है हमारे नज़र में। और लोग क्या मानते हैं वो पता नहीं, लेकिन हम तो उसको बहुत अच्छा स्टूडेंट मानते हैं। चलिए, तो ये आपका सोशल साइंस का आंसर मिला लीजिए, ठीक है। 31 नंबर सवाल है। अब देखिए, सवाल इतना बड़ा बड़ा है कि पढ़ने में तो टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को जो है, हमें तो लगता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते होंगे अच्छे तरीके से, और उनका छूट भी जाता होगा। पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन लेकर पढ़ना और उसको अच्छे से दोबारा देखने के लिए तो हमें लगता है टाइम बहुत मुश्किल से स्टूडेंट को मिलता है। चलिए, 31 नंबर सवाल पे आते हैं। आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर चला जाएगा तीसरे के साथ। ए ऑप्शन, हम्पी मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। कहता है देवदासिया, देव प्रतिमा, राजा नृत्यांगा, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन सही है। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। देखिए, ये सब क्या है ना, जो लोग एनसीईआरटी को सिर्फ एक बुक मानते हैं तो उन लोगों के लिए क्या है, ये बहुत टफ सवाल लगेगा। और जो एनसीईआरटी को एक बहुत अच्छा बुक मानते हैं, एक बहुत अच्छा गाइड मानते हैं एनसीईआरटी बुक को, तो वे सब सही करके आए होंगे। एनसीईआरटी को बार बार जो पढ़े होंगे वहां से वो सही जरूर करके आए होंगे। अब देखिए, सवाल नंबर आपका 32 है। चलिए, 32 है। यहाँ पर भी अभी कथन है, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजार में नील की मांग जो है उच्च थी। तो ये जो है सही है। कारण बताया जा रहा है, इससे रिलेटेड कारण बताया जा रहा है, ठीक है, क्यों उच्च थी। तो कहता है 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। सही है। कहता है 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया। तो ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। तो जल का अभाव कब होगा। तो चलिए, इसमें है जल संग्रहण। अगर जल संग्रहण आप करेंगे तो जल का अभाव होगा। जब जल ही आप जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो जल का अभाव आपका नहीं होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन जिसमें है उसको क्या करिए, छांट लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है।